हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर ववेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का भूगोल। हम भूगोल के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो हमारे वीडियो का आज टॉपिक होने वाला है भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। संरक्षण एक प्रक्रिया है बचाने की, या एक प्रक्रिया है कि भाई जो चीजें हमारे पास है उनको बचा कर रखें और उनकी संख्या को बढ़ाएं। मतलब सुरक्षा का एक प्रकार होगा। तो हम इस पर बात करने वाले हैं संरक्षण पर कि कैसे हम उनका संरक्षण करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक में कि भाई कैसे हम संरक्षण करेंगे वन का और वन्य जीवन का। तो संरक्षण जो प्रक्रिया है, अगर आप संरक्षण को देखें तो दोनों शब्द लिए हैं मैंने, संरक्षण और सुरक्षा। अब अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको लूं, यहां पर है ना, मैं प्राइम मिनिस्टर को लेता हूं ना। आपके देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप जानते होंगे। हर 5-6 साल में आप प्राइम मिनिस्टर का चुनाव देखते होंगे, सांसद के चुनाव में। तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ली है, तो इनकी जो सुरक्षा है ना, तो ये किसी के संरक्षण में रहते हैं क्या? ये किसी के संरक्षण में रहते हैं या किसी की सुरक्षा में रहते हैं, आपको ये बताना है। मतलब कि आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के आसपास जो कई सारे लोग सिक्योरिटी में चलते हैं चारों तरफ, है ना, चारों तरफ सिक्योरिटी में चलते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री इन सब के संरक्षण में होते हैं क्या? क्या प्रधानमंत्री इन सब के संरक्षण में होते हैं क्या? क्या प्रधानमंत्री इन सब की सुरक्षा में होते हैं? अब दोनों का मतलब क्या है? तो दोनों शब्दों का मतलब अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो संरक्षण का मतलब होता है कि अब हम जिसके पास चले गए, है ना, हम जिसके पास चले गए वो हमारी सुरक्षा करेगा, जैसे चाहे वैसे करेगा। ये कहलाता है संरक्षण। जैसे आपने वो एक कबूतर वाला किस्सा सुना होगा कि कबूतर या कोई भी राजा के संरक्षण में आ गया कि बोले हम आपकी शरण में आ गए हैं, मतलब आपका संरक्षण प्राप्त कर लिया। अब आपके ऊपर है कि आप चाहे तो सुरक्षा करो, चाहे तो नहीं करो। तो संरक्षण सुरक्षा का एक प्रकार होगा कि आप जिसके संरक्षण में गए हैं वो आपकी सुरक्षा करेगा। तो यहां पर आप समझिए कि संरक्षण का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया, क्या ये इनके संरक्षण में थोड़ी है? संरक्षण क्या हो जाएगी? एक ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी जिसमें सारी जिम्मेदारी एक सिस्टम की हो जाएगी और वो क्या करेगा, उसके द्वारा ही इनका संरक्षण, सुरक्षा, बचाव, संवर्धन सब कुछ किया जाएगा इसके अंतर्गत। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा में सिर्फ क्या होगा कि भाई कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी बाहरी सुरक्षा की जाएगी, है ना। अगर आप जा रहे हैं गाड़ी से तो आपकी क्या होगा, ये गाड़ी आपकी चली गई मान लीजिए, है ना, आपकी अगर गाड़ी चली गई यहां पर, तो क्या होगा, यहां पर सिर्फ आपकी क्या कर दी जाएगी, यहां पर बाहरी सुरक्षा कर दी जाएगी। बाहरी सुरक्षा का मतलब क्या हो गया? बाहरी सुरक्षा का मतलब ये हो गया कि आपका सिर्फ बाहरी सुरक्षा बचाई जाएगी। आंतरिक तरीके से क्या गड़बड़ी है उस पर ध्यान नहीं देंगे, जबकि संरक्षण में ये ध्यान दिया जाएगा ना। तो संरक्षण का मतलब क्या हो गया कि भाई संवर्धित करना, कोई चीजें घट रही हैं उनके ऊपर बात करना। तो आपको संरक्षण और सुरक्षा में फर्क समझ में आया होगा। सुरक्षा मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरी सुरक्षा के लिए 5 बॉडीगार्ड लग गए, वो मेरी सुरक्षा करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी के संरक्षण में गया हूं तो वो मेरे खाने का भी इंतजाम करेगा कि बोले आप क्या खाएंगे, आपकी सुरक्षा कैसी होगी, आप कहां सोएंगे, कैसे रहेंगे, आपका परिवार कैसे, आपका काम धंधा क्या चल रहा है, वो संरक्षण की बात हो जाएगी। तो संरक्षण किसका करना है? वन्य जीवन का करना है और वनों का करना है। क्यों करना है? क्योंकि इनका ह्रास हुआ है, ह्रास के कारण, मतलब इनमें क्या हुई है, कमी हुई है। इस कमी के कारण आपको इनका संरक्षण करना है, मतलब इनको बचाना है। सुरक्षा में बचाव होगा, लेकिन सुरक्षा बचाव करेगी बाहरी तरीके से। आंतरिक तरीका जब मिला लेंगे हम बचाव का, कि बाहर और आंतरिक तरीके दोनों तरीके से करेंगे, वो संरक्षण हो जाएगा। संपूर्ण सेफ्टी की बात कर दी कि भाई ये बात हो गई क्या, तो संरक्षण। उसको आप वैसे फिजिकल सेफ्टी में मत ले जाना कि सर प्राइम मिनिस्टर की संपूर्ण सेफ्टी करते हैं क्या, तो वो उनके संरक्षण में नहीं, वो उनकी सुरक्षा घेरे में रहते हैं, संरक्षण में नहीं रहते। संरक्षण मतलब छत्र छाया, जिसके हिसाब से सब कुछ चलता है। तो सिक्योरिटी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, तो प्राइम मिनिस्टर की एजेंसियां ही तो बताती हैं वो। तो संरक्षण में क्या है, किसका करना है? वन्य जीवन का करना है, वनों का करना है। क्यों करना है? क्योंकि इनका ह्रास हो रहा है, इनकी कमी हो रही है, इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस संरक्षण की आवश्यकता क्यों आ गई? इसकी आवश्यकता के पीछे हम जाए तो क्यों आवश्यकता है इसकी, है ना, क्यों आवश्यकता लाई गई इसकी, तो इसको लेकर चिंतित थे कुछ लोग। तो इसमें आप अगर देखें आप तो क्यों, क्योंकि पारिस्थितिकी विविधता बनी रहे, हमारे जीवन और साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बने रहते हैं। संरक्षण से क्या होगा कि जो पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है वो बनी रहे आपकी, वो खत्म हो, धीरे धीरे क्या होगा कि आप उसको खत्म कर रहे हैं अंदर से बाहर से, तो वो बनी रहे। और हमारे जीवन के जो साध्य साधन है मतलब जल, वायु और मृदा, ये सब बने रहे, इनको नुकसान ना पहुंचे, शुद्ध बने रहे और हम इनका उपयोग करते रहे। इस कारण से क्या है, आपके संरक्षण की आवश्यकता होती है।
संरक्षण पर बात करें तो आप देखें संरक्षण विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। मतलब क्या होगा कि जब ये संरक्षण करेगी आंतरिक तरीके से, तो ध्यान रखा जाएगा कि उनकी वैरायटी, उनकी प्रजातियां खत्म तो नहीं हो रही, उनके संवर्धन का भी मौका मिलेगा कि वो अपने आप को पनपा सकें। तो क्या होगा इससे कि भाई जो विविधता है वो भी संरक्षित होती है, जेनेटिक जो आपकी डाइवर्सिटी है वो भी आपकी संरक्षित होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कृषि में देखें कि हम अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर होते हैं, है ना, अभी भी कैसे पारंपरिक तरीके से फसलों पर हम निर्भर होते हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर होती है। तो अगर हम खेती में बात करें तो हम क्या है, पुराने कल्चर को लेकर चले आ रहे हैं, उसी तरीके की फसलों पर निर्भर। हमने कोई नई वैरायटी, मतलब ऐसा कोई नया खाने की चीज पैदा नहीं कर ली कि बोले ये बहुत खतरनाक है। वैसे ही जलीय जैव विविधता, मतलब अगर हम एक्वाटिक लाइफ में बात करते हैं तो वहां पर मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर होती है, ताकि हम वहां पर जो फिश इरिगेशन कर रहे हैं, मछली का पालन कर रहे हैं, वो हम कर सकें वहां पर। अब इन सब जीवों के लिए तो एक एक करके बात करेंगे। तो जीवों के लिए क्या किया गया कि वन्य जीव संरक्षण, ये किसके लिए? प्राणी जात के लिए है। लेकिन ये प्राणी जात कहाँ रहेगा? ये प्राणी जात रहेगा जंगल में। तो आपको अगर प्राणी जात को बचाना तो जंगल को बचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जंगल साफ कर दो जानवर बचे रहे, ऐसा नहीं होगा। तो वन्य जीव संरक्षण जब आपको करना है तो आपको जरूरी है कि आपको जंगल बचाने पड़ेंगे। अगर आप जंगल बचाने में सक्षम नहीं है, आप जंगल बचाने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, जंगल नहीं बचाएंगे, तो आपका वन्य जीव संरक्षण सिर्फ आपका क्या है, दिखावा है, आप नहीं कर पाएंगे। मतलब कि हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम वन्य जीव संरक्षण की बात करेंगे तो वन का संरक्षण आपको करना पड़ेगा, और जब हम वन का संरक्षण करेंगे तो साथ ही साथ जीवों का संरक्षण भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि जंगली जानवर जो है वो जंगल में मिलेंगे और जंगल जो है जिसके अंदर जानवर मिलते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक है। जानवर जंगल के बिना नहीं और जंगल जानवर के बिना अच्छा नहीं लगता और अच्छा होता भी नहीं है। इससे पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ सकता है। तो वन्य जीव संरक्षण मतलब क्या है? प्राणी जात जंगल में मिलेगा, मतलब वन की बात भी हो गई, यहां पर वन का भी संरक्षण करेंगे। अब बात करते हैं यहां पर, अगर आप देखें यहां पर कि हम क्या बात करेंगे, तो भारतीय वन्य जीवन, मतलब भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के बारे में बात की गई। इसको भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 भी कहते हैं। 1972 का मतलब क्या है? ये 1972 से लागू कर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के जो संरक्षण करने वाले लोग हैं जिनको संरक्षक कहते हैं, तो उन्होंने 1960 से 70 के दशकों में वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की। वन्य जीवन की रक्षा मतलब प्राणी जात के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इनकी रक्षा के लिए उनके द्वारा मांग की गई, उन्होंने कानून की मांग की। तो 1972 में यह अधिनियम लागू कर दिया गया। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव रक्षण अधिनियम या वन्य जीवन रक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया। इसमें क्या किया गया? संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई, एक लिस्ट तैयार की गई कि जो संरक्षित प्रजातियां हैं इनको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ संकटाग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार की गई और कहा गया कि इनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। संकटाग्रस्त का मतलब क्या है? जो विलुप्ति के कगार पर है, अगर और आप उनका शिकार कर लेंगे तो विलुप्त हो सकती हैं, तो उनके शिकार पर पाबंदी लगा दी। वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगा दी। व्यापार का मतलब क्या है वन्य जीवन के? तो आप समझे यहां पर वन्य जीव का कैसे व्यापार करते हैं। तो आप देखिए कई सारे लोगों के आपने देखा होगा, कुछ लोग इसे मान लीजिए शेर का शिकार हुआ। क्यों करते हैं शेर का शिकार? कुछ लोग आपने देखा होगा लॉकेट पहन लेते हैं, दोनों से नाखून निकले रहते हैं, इस टाइप के ना, आपने देखा होगा इस तरीके का लॉकेट पहनते हैं कुछ लोग, है ना। कैसा? रुको एक मिनट बनाता हूं। ऐसा आपने लॉकेट देखा होगा, कुछ लोग इस तरीके का लॉकेट पहन लेते हैं, देखा है कि नहीं? इस तरीके का कुछ लॉकेट पहन लेते हैं। और ये क्या होते हैं? जनरली शेर के नाखून होते हैं। क्या होते हैं? शेर के नाखून पहन लेते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से। अब ये शेर के नाखून कैसे लाओगे? आप इतने बहादुर तो हो नहीं कि शेर से बोलोगे देना भैया थोड़ी नेल कटर से काट लें। क्या करोगे? मारना पड़ेगा। तो शेर के शिकार से अब कुछ लोग क्या करते हैं? शेर की खाल को ले लेते हैं, बोले इस पर बैठकर पूजा करने में बड़ा मजा आता है, तो शेर की खाल निकाल लेते हैं। ऐसे ही उल्लू की आंखें, उल्लू के ले लिए, और दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। हिरन के सींग लगा लिए घर में, बारहसिंगा के सींग लगा लिए। तो ये वन्य जीवों का क्या करते हैं? उनको मारकर उनकी चीजें निकालते हैं, उनका फिर व्यापार करते हैं। तो वन्य जीवन के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई।
वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, मतलब इनका जो घर है अब उसे कानूनी सुरक्षा दे दी गई, मतलब घरों पर कोई उनका नुकसान नहीं कर सकता, कोई उनको चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई उनके घर को तोड़ नहीं सकता। जैसे जनरली होता था, पेड़ काट दिया, पक्षियों का घर खत्म, जंगल में आग लगा दी, कई सारे जानवरों का घर खत्म। कई राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने नेशनल पार्क और वन्य जीवन अभ्यारण्य बनाए, मतलब नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब सेंचुरीज बनाए। ये क्या होते हैं नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं? तो देखिए हमारे यहाँ पर कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं ना, कई प्रकार के जानवर होते हैं जो जंगली जानवर होते हैं। अब जंगली जानवर का मतलब क्या हो गया? जंगली जानवर कहाँ मिलेगा आपको? जंगली जानवर या इसको आप प्राणी जात कह लें, ये प्राणी जात आपको कहाँ मिलेंगे? ये सभी आपको मिलेंगे कहाँ? वन के अंदर। अब इनका एक होता है घर, है ना, इनका होता है एक घर, मतलब कि इनका जिसको निवास, जैसे हम रहते हैं जहां पर, वो हमारा निवास, हमारा घर होता है। तो ये निवास कैसा होगा? आपको कहाँ अच्छा लगता है, अपने घर में कि दूसरे घर में? हमें अपने घर में, दूसरे घर में 2 दिन अच्छा लगेगा, अपने घर में ज्यादा अच्छा लगता है। तो इनका जो घर है, इनके घर को कहते हैं प्राकृतिक आवास। तो एक तो बचाने का तरीका यह है कि भाई इनको पकड़ कर लाओ, कहीं दूसरी जगह रखो, तो हो सकता है कि उसमें इनका मन ना लगे, ये बीमार पड़ जाए। तो इनको इनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर देना, मतलब इनकी सेफ्टी कर देना कि वहां पर अपना खेलो खाओ ऐश करो, ऐसी स्थिति कर देना, तो उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है संरक्षण। तो इसके लिए क्या किया गया कि इनके संरक्षण के लिए, इनको इनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए क्या कर दिया गया? कुछ स्कीम चला दी गई। ये स्कीम क्या कहलाई? इनको कह दिया गया नेशनल पार्क या इनको कह दिया गया सेंचुरी। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान या सेंचुरी कहलाई। अब क्या होता है, कोई जंगल है, मान लीजिए कि आपके क्षेत्र के आसपास कोई बहुत बड़ा जंगल है, तो उसको क्या घोषित कर दिया कि ये नेशनल पार्क है। मतलब कि अब जो एरिया ने नेशनल पार्क घोषित कर दिया कि इसके जंगल में ना तो आप पेड़ काट सकते हैं, ना जानवरों को चराने के लिए जा सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो जंगली जानवर रह रहा है वो उनका घर हो गया, उनका प्राकृतिक आवास हो गया। कोशिश ये करते हैं कि चारों तरफ से कवर कर दें, वन विभाग के लोग उसमें घूमते रहते हैं कि लोग आकर उसका नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। तो क्या हो गया, ये नेशनल पार्क बन गया। नेशनल पार्क जैसे जंगल घोषित कर दिया तो वहां पर अब मानवीय क्रियाओं पर क्या कर दिया? नेशनल पार्क में मानव की क्रियाओं पर, हस्तक्षेप पर रोक लगा दी कि भाई अब इंसान नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो जंगल पनपता रहेगा, पेड़ नहीं कटेंगे, जानवर वहां पर पनपते रहेंगे। मतलब उनको क्या कर दिया आपने? उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा प्रदान कर दी, उनके प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित कर दिया। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो रही, कोई समस्या हो रही, तो आप देख रहे हैं बार बार, आप देखते रहते, तो इससे क्या है? उनका संरक्षण हो गया। वो आपके हिसाब से चल रहे हैं, आपके संरक्षण में चल रहे हैं, आपकी छत्र छाया में आ गए हैं, तो आपने उसको नेशनल पार्क घोषित करके वहां पर इनका संवर्धन, इनका संरक्षण आपने स्टार्ट कर दिया। समझ में आई बात? तो नेशनल पार्क क्यों घोषित किया गया? तो नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य बना रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण आपको समझ में आ गया कि उनको, जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने की व्यवस्था जो होती है उसको नेशनल पार्क और क्या कहते हैं? अभ्यारण्य कहते हैं। कुछ विशेष वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। मतलब जो टाइगर था वो विलुप्त होने लगा था, उसकी संख्या लगातार घटते जा रही थी, और इस संख्या लगातार घटते जा रही थी, तो उसके लिए क्या कर दिया? वहां पर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया। मतलब कि अब शेर या टाइगर के ऊपर आप, टाइगर या बाघ जो है आपका, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे, उनको देखेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं बीमार हो रहा है, गिनती करेंगे आप, ये सारी चीजें करेंगे, तो इसको क्या कर दिया गया? प्रोजेक्ट टाइगर कह दिया गया। क्लियर? इन प्राणियों में, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा किसको किसको करते हैं? जैसे बाघ को कर लिया अपन ने, बाघ तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आ गया। एक सींग वाला गेंडा, इसकी भी संख्या कम हो रही, तो इसके लिए भी हम स्कीम चलाते हैं। कश्मीरी हिरण अथवा हुंगलू, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी, है ना। इनमें कई सारे प्राणी और शामिल हैं जिनके हम संरक्षण की बात करते हैं। जैसे इनके अतिरिक्त क्या क्या होगा? भारतीय हाथी, काला हिरण, आपने काला हिरण का बहुत नाम सुना होगा, चिंकारा, भारतीय गोडाबन और हिम तेंदुए। ये क्या होगा? शिकार और व्यापार के कारण इनकी संख्या कम होने लगी थी, तो इनके शिकार और व्यापार पर रोक लगा दी गई। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आपके क्या है? ये मणिपुर वाले हिरण है, और ये क्या है आपका? एक सिंग वाला गेंडा। इनका भी संरक्षण करते हैं, इनको भी संरक्षित करके रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या भविष्य में ना आए, इनकी संख्या बढ़ती रहे और ये क्या हो? इनकी संख्या पर्याप्त बढ़ जाए ताकि ये विलुप्ति कगार पर न जाए, संकटाग्रस्त ना हो, सामान्य कैटेगरी की प्राणी में आ जाए, सामान्य प्राणी हो जाए। अब बात करेंगे बाघ परियोजना की, जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। तो वन्य जीव संरचना में बाघ या टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। कब चलाया गया है? 1973 से चलाया जाता है। और भारत में ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाने के पीछे जो व्यक्ति है उनका नाम है कैलाश सांखला, उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं,
है ना। जैसे आप देखें कि सलीम साहब जो थे उनको क्या कहते हैं, उनको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसे ही ये क्या कहलाते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। वो चिड़िया पुरुष थे, चिड़िया देखते रहते थे, चिड़िया की पहचान उनको बहुत थी, ऐसे ही ये टाइगर पर काम करते थे। ये टाइगर की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित कितनी थी, 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों पर उनका आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या भी कम हो जाना, जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती जनसंख्या का मुख्य कारण थी। क्या था, एक तो इनके ये नाखून निकाल लेते हम, मैंने आपको बताया ये नाखून गले में पहन लेंगे ऐसे, और फिर बोलेंगे हम शेर के नाखून पहने, तो काटने थोड़ी गए थे तो मारेंगे, फिर ये खाल निकाल लेंगे, इसका भी उपयोग करेंगे। और दूसरा क्या था कि भाई अब जनसंख्या बढ़ रही है तो जंगल धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, ये जितना खा नहीं पाता उससे ज्यादा मार के हम जानवर खा लेते, तो इनके भोजन की समस्या आ रही है। इन सब चीजों के निजात के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया या बाघ परियोजना चलाई गई, ताकि क्या हो, इनका निजात मिल जाए, मतलब इन समस्याओं का हल हो जाए। व्यापार में क्या शामिल था, बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि के रूप में प्रयोग होता था। तो इस कारण से जाति क्या हो रही थी, विलुप्त होते चली जा रही थी। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं। केवल भारत और नेपाल, दुनिया भर के 2/3 देशों को, 2/3 बाघों को इन दो देशों में जगह उपलब्ध होती है या यहाँ रहते हैं। तो ये देश ही शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार वालों के मुख्य निशाने पर थे। मतलब जो शेर की खाल का व्यापार करते हैं, नाखून का, उनकी हड्डियों का व्यापार करते हैं, तो उनके निशाने पर नेपाल और भारत ही थे कि यहां से बाघों को आसानी से ले जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको बचाने की कोशिश की गई और बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। विश्व की यह बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से है और इसकी शुरुआत कब हो गई थी, 1973 में इसकी शुरुआत हो जाती है। बाघ संरक्षण एकमात्र संकटाग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है केवल बाघ के लिए बात की जाए। जब बाघ संरक्षण की बात करते हैं, पूरा जंगल बचाने की कोशिश होती है कि भाई यहां पर रहेंगे तो उससे जंगल और दूसरी कई प्रकार की प्राणियां बच जाते हैं। अब तो इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है, क्योंकि शेर कहां रहेगा, वही बात करी ना हमने कि जंगल में रहेगा। तो क्या होगा, जब पूरा जंगल बचाएंगे तो कई सारे बहुत बड़े आकार में जैव जातियां बच जाती हैं। जैसे उत्तराखंड में कारबेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। मतलब यहाँ पर बाघ संरक्षण की परियोजनाएं चल रही हैं और उनमें अच्छा काम भी यहाँ पर हो रहा है। अब ये बाघ संरक्षण या प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता क्या है, तो आप देखेंगे वर्ष और बाघों की संख्या 1985 में थी 4002, जो 1989 में बढ़कर कितनी हो गई, 4343। 93 में फिर घट गई, कितनी हो गई, 3600। वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान की स्थिति देख पा रहे होंगे, 37,761 वर्ग किलोमीटर में फैले 27 टाइगर रिजर्व। मतलब इतने बड़े क्षेत्र में आप वर्तमान की स्थिति में देखिए, इतना बड़ा एरिया है ना, इतने बड़े वर्ग किलोमीटर में 27 टाइगर रिजर्व फैला दिए, तो आप संख्या देख सकते हैं कितनी हो सकती है, 500-500, 550 तो एक एक स्टेट में आ गई है। तो अब संख्या आप पर्याप्त मात्रा में, ये क्या हो रही थी कि ये घटते चली जा रही थी। इससे क्या किया कि इसके लिए क्या कर दिया गया, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इतना एरिया रिजर्व को 37,761 वर्ग किलोमीटर का एरिया रिजर्व कर दिया। इसमें 27 टाइगर रिजर्व को जगह दे दी गई कि भाई ये क्या कर रहे हैं, अपना संवर्धन कर रहे हैं और टाइगरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, ना कि वे इनके विभिन्न घटकों पर। मतलब कोई भी संरक्षण का स्कीम चलती है तो उसका मुख्य फोकस होता है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के पादप प्रजातियों में, मतलब पेड़ पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करेगी, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्राणी जात का भी संरक्षण करेगी। तो ये मिलाकर क्या होती है, इसको कहते हैं हम जैव विविधता। तो जैव विविधता को बचाने का काम करती है, किसी एक को नहीं। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है कि और क्या क्या तरीके खोज सकते हैं हम संरक्षण के, और कितने अच्छे तरीके हो सकते हैं। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। मतलब कई प्रकार के जो कीड़े हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, ये विलुप्त हो रहे थे, इनके अपने अपने प्रकृति में अपना अपना योगदान है, तो उनके ऊपर भी काम हो रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। मतलब संरक्षण केवल बाघों का नहीं हो रहा है, अब सबका संरक्षण चालू हो गया है। मतलब कि यहां पर पेड़ों का भी संरक्षण हो रहा है, यहां पर कीट पतंगों का भी संरक्षण हो रहा है, बाघ का, हाथी का, हिरण का, इनका तो हो ही रहा है साथ में ही।
अब संरक्षण का लाभ क्या होता है? तो संरक्षण का लाभ है कि संरक्षण से कई लाभ होते हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी विविधता का संरक्षण, जरूरी मूलभूत चीजें, जल, हवा, मृदा का भी संरक्षण होता है। ये संरक्षण का लाभ होता है। हमारा पारिस्थितिक तंत्र बहुत स्वस्थ बना रहता है, बहुत बैलेंस कंडीशन में बना रहता है। ये हमारे संरक्षण के लाभ होते हैं। तो हमने अपने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से भी बात करी कि भाई वन और वन्य जीव संरक्षण कैसे करेंगे, उस संरक्षण पर चर्चा करी कि कैसे होता है। हमने बाघ परियोजना के अंतर्गत देखा, दूसरे अन्य जानवरों को देखा, कीट पतंगों के बारे में बात करी और पादपों के बारे में भी बात की कि कैसे संरक्षण करते हैं। किसी एक जब भी हम संरक्षण की स्कीम लगाते हैं तो किसी एक चीज को लेकर नहीं लगाते, हम कई सारी चीजों को देखकर या उसके माध्यम से कई सारी चीजों का संरक्षण करते हैं। मैग्नेटब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट इसलिए बनाई गई है, वहां पर आपको सभी वीडियोस बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। तो वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट में पहुंचते ही आपको यहाँ पर कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ कोर्सेज में से आप कोई सा भी एक कोर्स चुन सकते हैं। कोई एक कोर्स आप चुन लेते हैं, कोई सा भी एक कोर्स आपने पिक कर लिया, कोई एक कोर्स पिक कर लिया, मान लीजिए हिंदी मीडियम, फिर आपने क्लास चुननी है तो आप क्लास 10वीं के विद्यार्थी तो क्लास 10 चुनी। सारे टीचर आपके सामने, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के वीडियो आपको देख रहे हैं तो आपने यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा कि भूगोल का सभी चैप्टर वाइज चीजें आपके सामने आ गई। अब जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, चैप्टर पर क्लिक करेंगे, उसके सारे वीडियो खुल जाएंगे। और जिस वीडियो को देखना है तो उसके आगे वॉच नाउ लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो क्या हो जाएगी, प्ले हो जाएगी। तो आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे कुछ इस तरीके से जैसे वीडियो ये चल रही है। अब अगले वीडियो पर जाना है तो कैसे जाएं, तो आपकी सुविधा के लिए एक और वीडियो बटन बनाया है जिसको कहते हैं नेक्स्ट वीडियो का बटन। इसको दबाएंगे तो इसके जस्ट अगले वीडियो पर आप चले जाएंगे। इससे आपकी समय की बड़ी बचत होगी। मैग्नेटब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेटब्रेन्स के ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए आपको मैग्नेटब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है और जो वीडियो आते हैं उनको आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करना है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर कमेंट कर आप हमें भी बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।